हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया और घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर निकालने और डिटेंशन सेंटर में भेजने की बात कही है। अब हमें पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर कोई फैसला किया है तो उसको वो ठीक से लागू भी करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि बांग्लादेश घुसपैठियों पर यूपी सरकार ने कार्यवाही शुरू कर दी है। फाइनल वार्निंग में बोला है कि भाई 17 जगह डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, आप यहीं पर कृपया रहें, और अगर कहीं और अन्य पाए गए तो फिर क्या होगा, उसकी कोई मतलब यहाँ पर कार्यवाही ही होगी, मारपीट थोड़ा ना कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो घुसपैठी हैं, जो जबरदस्ती घुस आए हैं, उनकी पहचान को उजागर करने के लिए व्यापक अभियान चलाया है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बोला भी है कि डिटेंशन सेंटर्स यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, कृपया इनको यहीं पर रखें। लखनऊ की अब हुआ ये कि लखनऊ की एक झुग्गी में एक महिला थी, पकड़ी गई, जो बाद में पता चला कि ये तो घुसपैठिया है, बांग्लादेशी है। अब उसके बाद से उत्तर प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है, जगह जगह पर ढूंढ रही है, सबके वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ चेक किया जा रहा है और बहुत बड़ी मात्रा में फर्जीवाड़ा हो रहा था। इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि नहीं होने चाहिए थे। उसका मतलब कोई ऐसे दलाल वगैरह हैं जो कि इनको पैसे लेकर के सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं कि ये लोग यहाँ पर आकर बहुत अच्छा काम करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, मारपीट करते हैं, हिंसात्मक घटनाएं, मानव तस्करी, ड्रग्स की तस्करी और भी बहुत बड़े खतरनाक काम करने में आपको ये दिखाई देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जो रोजगार यहाँ पर मिलता है, जब कुछ है नहीं तो कबाड़ी वाला हो गया, रेडी पटरी वाले हो गए, इस प्रकार के काम करते आपको दिखाई देंगे। तो इनको ढूंढ कर निकालना और इनकी पहचान को पुख्त एक तरीके से साबित करना ये बहुत बड़ा काम नहीं है, क्योंकि हर कोई रेडी पटरी नहीं लगाता, हर कोई कबाड़ी वाला काम नहीं करता है। तो सरकार लगातार काम कर रही है। यूपी सरकार का एक्शन प्लान क्या है कि पुलिस व स्थानीय प्रशासन को बोला गया कि भाई जाओ, बिजनौर थाना क्षेत्र हो गया, न्यू गडौरा, एयरपोर्ट बाउंड्री, जितनी भी जगह है जहाँ पर झुग्गियां लगी हुई हैं, यहाँ पर छापेमारी की गई है। सैकड़ों आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र की जांच, संदिग्ध दस्तावेजों को संबंधित जिलों और थानों में सत्यापन करने के लिए भेजा गया। ये सरकार यहाँ पर कर रही। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तब शानदार था। उन्होंने बोला कि अवैध घुसपैठिए हो, आपके लिए हम कोई रेड कारपेट नहीं बिछाएंगे। अवैध का मतलब होता है कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हो, ना तो निवासी हो, ना पासपोर्ट लेकर के यात्रा करके आए हो, तो आपको या तो हम वापस भेजेंगे या तो आप डिटेंशन सेंटर में जाइए। ऐसे अवैध जो है झुग्गी झोपड़ी बनाकर आपको रहने का अधिकार नहीं है। देखो यही लिखा है। कोर्ट ने पूछा भी था कि शरणार्थियों की स्थिति घोषित करने वाला गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहां पर है। अब जिन्होंने याचिका दायर की थी, इनके सहमति मतलब इनके तरफ से जो अवैध घुसपैठिए हैं, उन्होंने बोला कि हम निर्वासन का विरोध नहीं कर रहे हैं, आप वापस देश भेजना चाहते हैं भेज दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये आपने बहुत समय से पढ़ा होगा कि डिटेंशन सेंटर से बहुत सारे लोग गायब हो रहे हैं। अब उनके गायब होने के पीछे कारण क्या है, बहुत सारी महिलाएं गायब हुई, बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं। लोग बोल रहे हैं शायद ये मानव तस्करी का मामला है, कुछ लोग बोल रहे हैं शायद ये जो है ऑर्गन तस्करी का मामला, कुछ लोगों ने ये भी जो है संशय किया है कि शायद इनको यहाँ से निकाल करके वैध नागरिक के रूप में कहीं पर स्थापित कर दिया गया है पैसे लेकर के। ये सारा लगातार यहाँ पर चल रहा है। अब सुरक्षा और खुफिया चिंता यहाँ पर क्या है, तो यूपी पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट में बार बार बताया गया है कि रोहिंग्या समूहों में बांग्लादेशी घुसपैठिए भी सम्मिलित है। फर्जी पहचान पत्र बनाकर यह शहरी मजदूर का वाड़ का व्यापार या फिर अन्य कामों में आपको दिखाई देते हैं। कुछ मामलों में मानव तस्करी भी कर रहे हैं और अवैध दस्तावेज तैयार करके पूरा नेटवर्क बनाकर रह रहे हैं। अब बात करते हैं कानूनी ढांचा हमारा क्या है। तो पहला है फॉरेनर्स एक्ट 1946 का किसी भी गैर नागरिक को देश में रहने का कानूनी अधिकार यहाँ पर साबित करता है। अवैध प्रवास, गिरफ्तारी, हिरासत और निर्वासन, ये सारा बताया गया है। पासपोर्ट एक्ट 1920 बोलता है कि भाई बिना वैध पासपोर्ट के आप भारत में नहीं घुस सकते हो। सोचो कि बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, घुस जाएंगे और यहाँ के वैध नागरिक बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सिटीजनशिप एक्ट हमारा 1955 का भी है कि अवैध प्रवासियों को नागरिकता का दावा करने का अधिकार नहीं है। आप यहाँ पर रिफ्यूजी रहते हो और रिफ्यूजी के लिए भी जो मैंडेटरी है वो भी देखना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण निर्णय में भी यही सारी चीज़ें रिपीट की हैं कि जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ रहा है, सीमा प्रबंधन को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। ये लोग आकर के हमारे यहाँ पर रिसोर्सेस में दबाव डाल रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। प्रशासन की चुनौती क्या है, तो पहचान पत्र इतने सारे हो गए, इनको जालसाजी जो बढ़ रहा है। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संरक्षण मिला है कई लोगों को। शहरी झुग्गी झोपड़ियों में सटीक जनगणना का अभाव भी है। मानवाधिकार और सुरक्षा मुद्दों के बीच संतुलन की जरूरत है। जब भी हम इनको निकालने की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात उठती है कि भारत तो मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, ऐसे लोगों को बाहर भेज रहा है, जबकि ये नहीं समझ रहे हैं कि विश्व की सबसे ज्यादा आबादी भारत में 140 करोड़ है। उनका ध्यान रखें
हैं कि जो बाहर से अलग देशों से भाग भाग कर यहाँ पर आ रहे हैं और घटनाएं भी इतनी खतरनाक करते हैं, चोरी करते हैं, मारपीट करते हैं, हिंसात्मक घटनाएं करते हैं, उनको हम देखें तो समस्या बढ़ा ही रहे हैं। सामाजिक और बात करते हैं मानवाधिकार विमर्श, घुसपैठ के मुद्दे पर सुरक्षा कानून एक पहलू है, वहीं दूसरी तरफ बात करते हैं यूएनएचआरसी मानकों के अनुसार हम बात करें तो शरणार्थी का नॉन रिफाउंडमेंट यहाँ पर स्टेटस बार बार बीच में आ रहा है कि हमें इनके खिलाफ क्या क्या करना चाहिए। समझ में आ गया। अब बात करते हैं रोहिंग्या मुद्दे की अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि। तो रोहिंग्याओं का उत्पीड़न जब शुरू हुआ 2012, 2016, 2017 में बड़े पैमाने पर यहाँ की जो म्यांमार की सरकार है इन्होंने नागरिकता देने से इनको मना कर दिया। इसके बाद यूएन ने भी एक लाइन इस्तेमाल की थी कि दुनिया का सबसे अधिक उत्पीड़ित अगर समाज या समुदाय कोई है तो वो है रोहिंग्या। नेक्स्ट बात करते हैं बांग्लादेश की भूमिका के बारे में कि बांग्लादेश बीच में कहाँ से आया। 2017 के संकट के बाद 10 लाख से अधिक रोहिंग्या कहाँ हो गए, बांग्लादेश में आ गए। यहाँ पर भीड़ हुई, सुरक्षा अपराध और तस्करी जैसी समस्याएं लगातार बढ़ने लगी। इसके बाद धीरे धीरे ये बांग्लादेश से खिसकते हुए कहाँ पर आना शुरू हो गए, भारत की तरफ आना शुरू हो गए। अब भारत में प्रभाव क्या हुआ, तो भारत ने रिफ्यूजीज कन्वेंशन एक्ट 1951 में हमने हस्ताक्षर नहीं कर रखे। जब हमने हस्ताक्षर नहीं कर रखे हैं तो कोई अगर बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आता है उसको हमें कैसे टैकल करना है, क्या नीति बनानी, ये हमारा खुद का निर्णय होगा। प्रशासनिक नीति हमारी तरफ हमारे हिसाब से होगी, वही हम कर भी रहे हैं। भारत में रोहिंग्याओं की अगर उपस्थिति के बारे में बात करें तो ऑफिशियल डेटा तो नहीं है, फिर भी आपको जो है अगर जगह बात करें तो जम्मू हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, तेलंगाना, बंगाल और केरला में देखने को मिलेगा 40,000 से 45,000। ये तो बहुत अनौपचारिक डेटा हो गया, इससे बहुत बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। यूपी में लखनऊ, मेरठ, शामली, नोएडा, दिल्ली बॉर्डर, सहारनपुर, इन सारी जगहों पर बड़े बड़े क्लस्टर्स में ये लोग रह रहे हैं। देखो पहचानना थोड़ा ईजी इसलिए भी हो जाता है कि ये अकेले नहीं रहते हैं, ये 2, 4, 5, 10 का ग्रुप रहता है, तो उनको पकड़ करके उनकी आईडी चेक करना थोड़ा सा इजी लगता है। सुरक्षा चिंताएं क्या है, तो जालसाजी कर रहे हैं और आधार, पैन, वोटर आईडी, राशन कार्ड ये बनवा कर जो है आम लोगों के अधिकार छीन रहे हैं। रेडिकलाइजेशन और आईएसआई कनेक्शन, तो होता ये है कि इकोनॉमिकली इतने परेशान हैं कि इनको कहीं से भी पैसे मिलते हैं किसी भी काम के लिए, चाहे वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए हो, चाहे मानव तस्करी के लिए हो, कोई भी मतलब एक गैर कानूनी काम है, अगर उनको पैसे मिलते हैं तो वो लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं जो कि हमारे राज्य, हमारे देश के लिए सुरक्षा चिंता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। अब मानव तस्करी देखें तो यहाँ पे महिलाओं, बच्चों की सबसे बड़ी मात्रा में तस्करी हुई है, फर्जी पहचान बनाकर रोजगार दिलाया जा रहा है, अवैध मजदूरी नेटवर्क और किराए पर झुग्गियां लेने वाली प्रवृत्ति यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। डिटेंशन सेंटर्स की भूमिका के बारे में बात करते हैं कि क्यों बनाए जाते हैं। तो अवैध विदेशी जो नागरिक होते हैं उनकी पहचान का सत्यापन करने के लिए, सुरक्षा और नियंत्रित आवास देने के लिए हमने यहाँ पर डिटेंशन सेंटर बनाए हैं और भारत में अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों पर आपको बहुत सारे सेंटर्स दिखाई देते हैं। क्योंकि हम अवैध प्रवासियों को सीधे जेल नहीं भेज सकते हैं। ये कोई अपराधी नहीं है, इन्होंने किसी को मारा नहीं है, किसी की हत्या नहीं की है, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया, इसलिए जेल भेजना अपने आप में अमानवीय हो जाएगा, इसलिए हमें इनको डिटेंशन सेंटर्स में रखना पड़ता है। अब भारत में कहाँ कहाँ पर डिटेंशन सेंटर्स हैं, तो असम हो गया, कर्नाटका हो गया, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, यहाँ पर ऑलरेडी बने हुए हैं। और आज की न्यूज़ में हमने पढ़ा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बोला है कि 17 जगह हम डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, जो भी अवैध घुसपैठिए हैं इनको हम यहीं पर रखेंगे, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, उसके बाद की कार्यवाही हम देख लेंगे। अब एक प्रश्न हमारा है, भारत में शरणार्थी का दर्जा किसके द्वारा तय होता है? पहला है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, या फिर UNHCR के द्वारा। सही आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।